Hello, how are you all? I hope so that you all are fit and fine. Those who are not attending the school, I am giving them a feeling to attend the school with me, because some of you are coming and some of you, I can say many of you can't come because the circumstances are not in favor. So don't feel bad just because of this thing that you all are not able to come to school. I am here with my classes, okay? And स्कूल में मैं आपको इसलिए स्कूल की झलक दिखा रही हूँ ताकि जो बच्चे स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं उनको ज़रा भी बुरा ना लगे कि वो स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं, और उनको जो है वो कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है? और उनको ऐसा फील ना हो कि हम लोग स्कूल नहीं आ पा रहे हैं और टीचर्स से नहीं मिल पा रहे हैं। सो देखिए, हम लोगों ने पद्यभाग शुरू किया था लास्ट टाइम। पद्यभाग देखिए, पद्यभाग मैंने ब्लैक बोर्ड में लिखा है, पोएम का पाठ हमने शुरू किया था और इसमें हम लोग नौका विहार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नौका विहार। किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की ये रचना है और इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा रिकैप लेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा। मैंने आपको बताया सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं वो छायावाद युग के आधार स्तंभ कवि, जो 4 कवि हैं उनमें से एक है। कौन है? छायावाद के जो 4 कवि हैं, 4 स्तंभ कवि कौन कौन से हैं? एक बार चलिए जल्दी से सोचते हैं, अपने मस्तिष्क पर थोड़ा सा जोर डालिए। कौन कौन है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। कौन कौन से हैं 4 कवि छायावाद के? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। और हम लोगों ने लास्ट टर्न से पद्यभाग शुरू किया था, इनका नौका विहार और सुमित्रानंदन पंत जी से का रचा हुआ। इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सुमित्रानंदन पंत हैं वो छायावाद के मुख्य कवि हैं और ऐसे कवि हैं जिन्होंने कि अपना जो काव्य का समय था, अपना जो काव्य का पाठ था वो उन्होंने प्रगतिवाद विचारधारा में जाकर के ख़त्म किया। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने बेटा ये चैप्टर शुरू किया था और उसके लास्ट लेक्चर में मैंने सुमित्रानंदन पंत जी की जीवनी आपको बताई है और मैंने आपको ये भी कहा है कि ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट जीवनी है, तो इसे आप ज़रूर से तैयार करिएगा, ठीक है? तो एक पैराग्राफ हम लोग इसका पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसका 2nd और 3rd पैराग्राफ पढ़ेंगे। कौन कौन से? 2nd और 3rd। तो चलिए पहले मैं 2nd पैराग्राफ एक बार रीड करती हूँ 2 बार आपके सामने। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के शुचिपण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, कालांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। एक बार फिर से पढ़ रही हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएं। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो 4 पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के शुचितर्पण पर बिंबित हो रज पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला काकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर भव स्वप्न सघन। तो आइए अब इन शब्दों का एक एक पहले हम
अर्थ देखेंगे और इसका भावार्थ आपको बताएंगे। व्याख्या आप इस चैप्टर की खुद लिखेंगे, ये मैंने आपको बताया है। तो शुरू की 2 लाइनों में क्या है, चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर। जब पंत जी ये बात कह रहे हैं कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर है और हम नाव लेकर के सत्वर मतलब तेजी से गंगा नदी में जाने लगे, तो वो क्या कि उस समय कौन सा समय है, समय की वो गणना कर रहे हैं कि वो चांदनी रात का प्रथम प्रहर है। कौन सा प्रहर है, चांदनी रात का प्रथम प्रहर है, और उसमें वो अपनी नाव लेकर के तेजी से गंगा नदी में नौका विहार करने के लिए चल पड़े। ठीक है, समझ में आ गया। यही इसका प्रसंग होगा कि इसके पहले भी मैंने आपको बताया था प्रसंग क्या होगा। प्रसंग बेटा इसमें ये होगा कि सुमित्रानंदन पंत जी अपने मित्रों के साथ और प्रयागराज में, पहले नाम था अब प्रयागराज है, प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर गए और उनका मन वहाँ पर नौका विहार करने का करने लगा। तो इसमें उन्होंने वो समय, इसके पहले के पैराग्राफ में हमने क्या देखा, इसके पहले के पैराग्राफ में हमने गंगा नदी के किनारे जब वो खड़े हैं तो उनको गंगा नदी कैसी दिखाई दे रही है इसके बारे में वो बता रहे हैं। और इस पैराग्राफ में अब वो क्या कह रहे हैं कि वो चांदनी रात के प्रथम प्रहर में जब उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना नौका विहार कर लिया जाए, तो जब वो नौका में बैठकर गंगा नदी में चल पड़े, उनकी नौका चल पड़ी गंगा नदी में, तो उनको कैसा महसूस हुआ ये इस पैराग्राफ में बताया गया है। देखिए, तो अब हम लोग इसका वर्ड बाय वर्ड अर्थ देखते हैं, जिससे कि आपको ये अक्षरतः समझ में आए, क्योंकि इसे आपको खुद से लिखना है, क्योंकि ये सरल है। और याद रखिए कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि छायावाद में आपको लिखना पड़ेगा। छायावाद में क्या है कि छायावाद में आपको लिखना पड़ेगा, तो इस चैप्टर में भी आपको लिखना ज़्यादा होगा। एक एक शब्द का अर्थ आप लिखते चलेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पर ये हमने आपको बताया कि जो चांदनी रात है उसका प्रथम प्रहर, यहाँ पर उसका वर्णन सुमित्रानंदन पंत जी ने किया है कि जब चांदनी रात में नौका विहार के दृश्य की बात वो करते हैं, और चांदनी रात में जो गंगा नदी की बालू है, गंगा जी की बालू, वो किस प्रकार की लग रही थी, और एक छोटी सी नाव जो मंद मंद बहती हुई पानी में, छोटी सी नाव धीरे धीरे चल रही है, वो कैसी लग रही है, इसका वर्णन इस पैराग्राफ में किया गया है। तो चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर। सत्वर मतलब होता है शीघ्र, ये मैंने स्पेलिंग यहाँ पर लिख दी है कि सत्वर मतलब होता है शीघ्र ही। तो सुमित्रानंदन पंत जी यहाँ पर कहते हैं कि जब चांदनी रात का प्रथम प्रहर था और हम लोग नौका विहार के उद्देश्य से अपनी छोटी सी नैया को लेकर के, छोटी सी नाव को लेकर के शीघ्र ही गंगा नदी की ओर चल पड़े। ठीक है, कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर था और हम लोग नौका विहार के उद्देश्य से अपनी छोटी सी नाव को लेकर के गंगा नदी की ओर चल पड़े। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर। सिकता की सस्मित सीपी पर, तो सिकता मतलब क्या होता है, सिकता मतलब होता है बालू, सिकता मतलब बालू, सस्मित मतलब होता है मुस्कुराती हुई, सस्मित मीन्स मुस्कुराती हुई, और ये आपका है सीपी मतलब सीप। ठीक है, तो मुस्कुराती हुई सीप, ये चीज पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। मोती की ज्योत्सना रही, तो मोती की ज्योत्सना, ज्योत्सना मतलब होता है चांदनी, तो यहाँ पर मतलब क्या है, जो चांदनी रूपी मोती है। विचर मतलब चलना, विचर मतलब चलना। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, और लो पाले चढ़ गई और लंगर जो है वो उठ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ आगे सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि गंगा की बालू पर, सिकता की सस्मित सीपी पर, कि गंगा नदी की बालू पर जो चांदनी थी वो ऐसी चमक रही थी मानो खुली सीप में मोती दमक रहा हो। क्या समझ में आया? क्या हम इसका क्या सेंटेंस फॉर्म करेंगे? कल्पनाशील कवि हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो चांदनी रात में गंगा
कि बालू पर जो चांदनी थी वो ऐसी चमक रही थी मानो खुली सीप में मोती दमक रहा हो। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, लो, और वो एक संबोधन हम लोगों को कर रहे हैं जो पाठक वर्ग है उसको, कि लो हमने अपनी पालें चढ़ा ली, हमने अपनी नाव पर पाल चढ़ा लिए और लंगर उठा लिया। हमने अपनी नाव पर पालें चढ़ा ली और लंगर उठा लिया। यहाँ जो नाव और पालें हैं, जैसे ये नाव मान लीजिए है, गंगा नदी में चल रही है, तो पालें क्या होती हैं? पालें ये जो आपने देखा होगा ना, इस तरह से ये जो एक पाल लगी होती है, कपड़े की पाल लगी होती है, ये फिर देखिए, मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघुतरणी हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघुतरणी हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। तो मृदु मतलब कोमलता पूर्वक, मृदु मीन्स कोमलता पूर्वक, और मंद मंद मतलब धीमी गति से, और मंथर मतलब भी धीमी गति से ही होता है। मंद मतलब धीमी गति से, और मंथर मंथर मतलब भी बेटा धीमी गति से होता है। लघु मीन्स मतलब छोटी, तरणी मतलब नाव, हंसनी सी सुंदर, हंसनी के समान मतलब, अब जो जल की लहरें, यहाँ पर मतलब ये है कि जो जल की लहरें हैं उसमें हमारी जो छोटी सी नाव थी वो तरणी के समान ऐसे 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 करके और धीरे धीरे चल रही है। हंसनी की सवा लघु तरणी, छोटी सी नाव, हंसनी सी सुंदर, हंसिनी की तरह सुंदरता से तिर रही मतलब तैर रही है, तिर रही मतलब तैरना। खोल पालों के पर मतलब होता है पंख, पर मतलब होता है पंख। तो अभी यहाँ पर मैंने आपको जो बताया था कि इस तरह से यहाँ पर पाल लगे रहते हैं। पाल मतलब होता है कपड़ा, जो आपने कभी देखा होगा अगर आप, अब तो बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रीमर्स हो गए हैं, नाव नई मॉडर्न हो गई हैं, और ऑटो तरह की ऑटो बोट्स हो गई हैं, जो कि गंगा नदी के किनारे, अभी जब प्रयागराज का ये वर्णन है, तो अभी जब कुंभ हुआ था तो एक से एक बढ़ के नावें आई थी वहाँ पे, बड़े बड़े नेता अभिनेता सब वहाँ पर गए थे, आपने सुना होगा अभी ध्यान से, अभी जब पिछले साल कुंभ हुआ था। तो लेकिन ये जो नाव है, ये एक छोटी सी नाव है। ये नाव अगर आपने कभी छोटी जगहों पर या कभी गंगा नदी पर या किसी और नदी पर आपने जा कर के नौका विहार किया हो, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे क्या होता है कि एक डंडा सा लगा रहता है, ये नाव के बीच में भी होता है और किनारे पर भी होता है, उसमें एक पाल सा लगा होता है, कपड़े का पाल, ठीक है। तो यही पाल का वर्णन भी यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर भी किया है, जब इन्होंने कहा है कि यहाँ पर लो पाले चढ़ी उठा लंगर, जब चौथी लाइन में इसी पाल का जिक्र किया, और यहाँ पर भी इन्होंने इसी पाल का जिक्र किया। और ये क्या कह रहे हैं कि अब हमारी नाव तैर रही है, और किस तरह से तैर रही है? खोल पालों के पर। पाल मतलब यही पाल, ये कपड़ों के कपड़े का जो पाल लगा हुआ है, इसमें इसमें जो नाव तैर रही है वो इस तरह से लग रही है कि ये जो पाल हैं ये उस हंसिनी रूपी नौका के, हंस, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा कठिन है समझने की बात है, इमेजिनरी पोयम है उनका, उनकी कल्पना है कवि की, कि वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो नाव है ये एक हंसिनी के समान छोटी सी सुंदर नाव है, ये मंद गति से धीरे धीरे चल रही है और तैर रही है पानी में। और किस तरह से? खोल पालों के पर। पालों के पर मतलब कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पाल को उसने अपना पंख बना लिया हो। किसने पंख बना लिया हो? हंसिनी रूपी नौका ने, हंसिनी ने, ठीक है। तो इसको हम बता दे रहे हैं, आप लिखेंगे इसको कि इसका मतलब क्या हुआ। अलग अलग अर्थ तो मैंने आपको बता दिया। अब जब हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे बेटा, तो सेंटेंस फॉर्म करने का मतलब है कि यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जब यहाँ इस लाइन से हम फिर से अर्थ लेंगे, इस तीसरी चौथी लाइन से हम फिर से अर्थ लेंगे कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि लो, अब जब हमने नाव पर पाल चढ़ा दिए और लंगर उठा लिया,
लो, अब जब हमने नाव एक बार आपने लिख दिया यहाँ पर, उसके बाद आप फिर इसको रिपीट लिखेंगे और कहेंगे कि अब वो क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि लो, अब जब हमने नाव पर पाल चढ़ा दिए और लंगर उठा लिया तो उसके परिणाम स्वरूप उससे क्या हुआ, हमारी वो छोटी सी नाव एक सुंदर हंसिनी के समान, हमारी वह छोटी सी नाव एक सुंदर हंसिनी के समान मंद मंद धीरे धीरे गंगा की सतह पर तैरने लगी। समझ में आया कि हमारी वह छोटी सी नाव एक सुंदर हंसनी के समान मंद मंद धीरे धीरे गंगा की सतह पर तैरने लगी। और इसको आप एक्सप्लेन करेंगे तो लिखेंगे कि इसे देखकर ऐसा लगता था मानो कोई हंसिनी अपने श्वेत पंख खोलकर पानी में तैर रही हो। क्या कहेंगे आप कि इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो कोई छोटी सी हंसिनी, सुंदर सी हंसिनी अपने श्वेत पंख, अपने सफ़ेद पंख खोलकर पानी में तैर रही हो। और वहाँ यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो, कि यहाँ नाव रूपी हंसिनी के पाल रूपी, पाल ये शब्द यहाँ से देखिए, पाल, पाल रूपी सुंदर सफ़ेद पंख बताए गए हैं। इन ब्रैकेट यू विल राइट कि यहाँ नाव रूपी हंसिनी के पाल रूपी सफ़ेद पंख बताए गए हैं। समझ में आ गया। फिर देखिए क्या लिखा है, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर। निश्चल जल के, निश्चल मतलब बिना हिले डुले जल के, निश्चल मतलब जो स्थिर रहता है वो शांत, शुचि मतलब स्वच्छ, जल मतलब पानी, शुचि मतलब स्वच्छ, दर्पण मतलब मिरर या दर्पण, बिंबित हो, बिंबित हो मतलब प्रतिबिंबित हो, रजत मतलब चांदी, और पुलिन निर्भर चमकते तट, जो चांदी के, चांदी जैसे रजत पुलिन मतलब है, रजत पुलिन, रजत मतलब चांदी और पुलिन मतलब तट, तो जो चांदी जैसे चमकते तट हैं या कगार हैं, चांदी जैसे जो चमकते तट हैं या कगार हैं, दूरे ऊंचे लगते क्षण भर। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि जो दूरे ऊंचे लगते क्षण भर कि गंगा का जो जल था वो कैसा था, निश्चल जल था। तो ये पैराग्राफ यहाँ से आप चेंज कर लेंगे। मान लीजिए अगर इधर से आ जाता है अंडरलाइन करके, क्योंकि अब तो अंडरलाइन करके आता है, तो मान लीजिए यहाँ से पूरा आ गया अंडरलाइन तब भी, और अगर नहीं भी आता है, मान लीजिए 5th लाइन से अंडरलाइन की व्याख्या आपको लिखनी है मृदु मंद मंद से, तो यहाँ से आप अपना पैराग्राफ बेटा चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, इसका अर्थ आपको खुद ही लिखना है। जो कठिन होगा वो मैं पीडीएफ भेजूंगी। मतलब कठिन और इम्पॉर्टेंट तो सब है, लेकिन जो ज़्यादा कठिन होगा, जो आप नहीं लिख पाएंगे, उसका पीडीएफ मैं आपको भेजूंगी। और बाकी आपको साथ में मैं लिखाते जा रही हूँ, धीरे धीरे बोल रही हूँ, नोट्स भी दे रही हूँ, आप नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि गंगा का जल निर्मल और शांत था, और चांदनी में चमकते हुए, चांदनी में रजत पुलिन निर्भर, चांदनी में चमकते हुए जो कगार थे, किनारे थे, वो जब गंगा जल में प्रतिबिंबित होते थे। ध्यान से सुनिए कि गंगा का जो जल था वो निर्मल और शांत था, और चांदनी में चमकते हुए जो बालू के किनारे थे वो जब गंगा जल में प्रतिबिंबित होते थे तो वो कैसे लगते थे, दुगने ऊंचे लगते थे। समझ में आ रहा है। जैसे ये गंगा नदी आपकी, मान लीजिए यहाँ पे गंगा नदी ऐसे बह रही है। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं धीरे धीरे उनकी नाव जो है वो यहाँ से आगे बढ़ रही है। तो अब जब आगे बढ़ रही है तो ये जो चांदनी के, जब नाव आगे बढ़ी तो जो ये किनारे हैं, ये किनारे जल में प्रतिबिंबित दिखाई देते थे। ये किनारे या ये किनारा जल में प्रतिबिंबित दिखाई देता था, उसका प्रतिबिंब जल पर पड़ता था उन किनारों का, और ये किनारे दुगने ऊंचे दिखाई देते थे। ये किनारे दुगने ऊंचे दिखाई देते थे। इज इट क्लियर? यस। फिर देखिए, काला काकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। फिर एक वर्ड इन्होंने यूज किया है, काला काकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन। निश्चिंत मतलब बिना किसी चिंता के, प्रमन मतलब प्रसन्न मन वाला, प्रमन मतलब प्रसन्न मन वाला, पलकों पर वैभव स्वप्न
सघन। वैभव स्वप्न, वैभव स्वप्न शब्द देखिए, वैभव स्वप्न मतलब होता है वैभव से भरे सपने, वैभव से भरे सपने। सघन मतलब अधिक, सघन मतलब बहुत अधिक, अनेक। सघन मतलब होता है ना घना, यहाँ पर इसका मतलब होगा अनेक। अब काला काकर जो वर्ड लिया है वो आप काला काकर ही लिखेंगे क्योंकि ये एक शब्द है। और ये क्या कहना चाह रहे हैं कि गंगा नदी के किनारे काला काकर का वह राजभवन, एक काला काकर का राजभवन भी था, मतलब काला काकर के समय का जो राजभवन था उसका वर्णन यहाँ पर है। किसका वर्णन है? काला काकर का जो राजभवन था उसका वर्णन यहाँ पर है। ज़्यादा आपको डिटेल नहीं देनी है क्योंकि बस एक लाइन लिखी है उन्होंने, एक पंक्ति, और उस पंक्ति को आप एज इट इज लिख देंगे। क्योंकि अब जब उनकी नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही, जब धीरे धीरे नाव उनकी ऐसे नदी में आगे बढ़ रही है तो उनको जो जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं नाव के नदी के चारों ओर, इसका वर्णन इन्होंने इसमें किया है। तो वो क्या कह रहे हैं समझ गए? ये समझना है, इसको लिखना नहीं है आपको। तो अब आप लिखेंगे क्या, इसका अर्थ क्या होगा कि गंगा के किनारे पर ही काला काकर का वह राजभवन भी था जो जल में प्रतिबिंबित होता हुआ, या जिसका जल में प्रतिबिंब पड़ रहा था। आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। सरल लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि गंगा के किनारे पर ही काला काकर का वो राजभवन था जो जल में प्रतिबिंबित हो रहा था, और उसके बाद वह राजभवन ऐसा लग रहा था, वह राजभवन ऐसा लग रहा था मानो मानो वैभव के अनेक स्वप्न संजोए हुए, मानो वैभव के अनेक स्वप्न संजोए हुए वह निश्चिंत होकर जल में सो रहा हो, वह निश्चिंत होकर जल में सो रहा हो। समझ में आया? ठीक है, कि गंगा के किनारे जो काला काकर का एक राजभवन था, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, वो अभी इस समय उसका प्रतिबिंब जो है वो जल पर पड़ रहा था। किसका प्रतिबिंब पड़ रहा था? गंगा नदी के किनारे जो काला काकर का राजभवन था, और वो ऐसा लग रहा था मानो वैभव के बहुत सारे सपने आंखों में लेकर के निश्चिंतता से सो रहा हो। कैसा लग रहा था? वो इस प्रकार लग रहा था मानो वैभव के बहुत सारे सपने लेकर के अपनी आंखों में और निश्चिंतता से सो रहा हो। तो इसमें अलंकार कौन कौन से हैं देखिए, कई जगह पर है। हाँ, प्रहर, सत्वर, विचर, लंगर, तो एक तो अंत्यानुप्रास है, फिर यहाँ पे सीधे से अनुप्रास है, मृदु मंद मंद, मंथर मंथर, है ना। यहाँ पर जो है वो कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद रूपक अलंकार है, एक पूरा रूपक बांधा है इन्होंने। ठीक है, कहाँ पर रूपक अलंकार है? मोती की ज्योत्सना में या पालों के पर में। ठीक है, मोती की ज्योत्सना और पालों के पर, इसको नोट करिएगा। मोती की ज्योत्सना और पालों के पर, इन दोनों में रूपक अलंकार है। ठीक है, और एक जगह और रूपक अलंकार है, ढूंढिए जरा कहाँ पर है, कहाँ पर है? जल के शुचि दर्पण पर, जल के शुचि दर्पण। रूपक अलंकार कहाँ पर होता है? रूपक अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता है ना। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वो रूपक अलंकार होता है ना। तो ये जल के शुचि दर्पण पर ये भी रूपक अलंकार है। ठीक है, फिर देखिए लघुतरणी हंसनी सी सुंदर, इसमें कौन सा अलंकार है? लघुतरणी हंसनी सी सुंदर, यहाँ पे सी आता है, कौन सा अलंकार? वेरी गुड, उपमा अलंकार। ठीक है, समझ में आया? और